Good afternoon, friends. This is CA Bhavesh Mittal along with our expert CA Manu Kashliwal from Guwahati, and we both are here under the banner of Hire Gange Academy to present a short question answer session with e-invoicing under GST. So friends, जैसा कि आपको पता है कि e-invoicing पहले 100 करोड़ से ऊपर, देन फिर 50 करोड़ से ऊपर वालों के लिए, और अब फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 ऑनवर्ड्स ये 20 करोड़ से ऊपर एग्रीगेट टर्नओवर वालों के लिए एप्लीकेबल हो चुका है। सो ई इनवॉइसिंग बहुत ही मैंडेटरी है, जो सप्लायर है उसके लिए भी इशू करना, और जो रिसिपिएंट है उसके लिए एक फर्दर ऑब्लिगेशन आ गई है कि उसको इनवॉइस में ई इनवॉइस है या नहीं, या उसके वेंडर के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, वो चेक करने की। सो सारे ट्रेडर्स के लिए, सारी फेटर्निटी के लिए हम ये शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हम आपको एक एक करके बता देंगे। So the first and the foremost important question which I would request Manu bhai to take up. What is e-invoicing? Manu bhai. Thank you, Bhavesh. So let us first address the most important question कि what is e-invoicing? पहला मुझे सवाल हमेशा मिलता रहता है कि सर e-invoicing ऐसा तो नहीं है कि मैं ऑनलाइन जाकर अपलोड करूं, ऑनलाइन जाकर इशू करूं, मेरा इनवॉइस जो आज मैं फिजिकल इनवॉइस कर रहा हूं वो क्या बंद करना पड़ेगा? नहीं सर, पहला क्वेश्चन यही है कि ई इनवॉइसिंग इज नथिंग बट अ वैलिडेशन फ्रॉम जीएसटी पोर्टल। होता क्या है, आप इनवॉइसिंग अभी भी जो कर रहे हो वही करते रहोगे, बट आपको अभी वाले इनवॉइस में जो डेटा ट्रांसफर करके जीएसटी पोर्टल पे जाएगा और वो आपको एक यूनिक नंबर देगा जिसको हम लोग बोलते हैं आईआरएन नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, और साथ ही साथ वो उसी अटैच्ड क्यूआर कोड जनरेट करेगा, जो क्यूआर कोड आपको अपने इनवॉइस में, जो फिलहाल आप फिजिकल इनवॉइस कर रहे हो उसी में क्यूआर कोड प्रिंट करनी है। तो सर ये होता कैसे? तो बेसिकली ई इनवॉइसिंग एक अलग ई इनवॉइसिंग पोर्टल डिपार्टमेंट ने बनाया है, उसके थ्रू ये ई इनवॉइसिंग जनरेट होगा। ई इनवॉइस आपके पास आएगा वापस ट्रांसफर होके डेटा, और उस पे आप आयरन कोड और क्यूआर कोड जो आपको मिलेगा उसको को प्रिंट करना है। तो ई इनवॉइसिंग इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ ऑथेंटिकेशन बाय जीएसटी पोर्टल। तो इन शॉर्ट मैंने एक फॉर्मूला दिया है, ई इनवॉइस इक्वल टू आयरन कोड, सॉरी आयरन प्लस क्यूआर कोड। क्यूआर कोड देखिएगा मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि आपने खाली आयरन लिख दिया और क्यूआर कोड नहीं लिखा। क्यूआर कोड इज मैंडेटरी, आयरन लिखना नहीं लिखना आपके ऊपर। यस भावेश। सो मनु भाई की बात को अगर मैं एक बिजनेसमैन के लैंग्वेज में रखूं तो ई इनवॉइस मेरी खुद की इनवॉइस है, बट उस पे पहले मैं या मेरा अकाउंटेंट साइन करता था, उस पे गवर्नमेंट भी साइन करेगी। सो इन अ नटशेल ये कॉन्सेप्ट है ई इनवॉइसिंग का। आपको आपके फिजिकल इनवॉइसेस ये सारी जो आप प्रोसेस करते हैं वो कंटिन्यू करना है, उसको बंद नहीं करना। नाउ दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी किनके ऊपर है। सो जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, अगर एक टैक्स पेयर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 20 करोड़ से ऊपर हो जाता है फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 2022 से पहले वो 50 करोड़ की लिमिट थी, 1 अप्रैल 2022 के बाद वो 20 करोड़ की लिमिट है। तो अगर 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 20 करोड़ से क्रॉस करता है, इन दैट केस आपके ऊपर ई इनवॉइस मैंडेटरी एप्लीकेबल है। अगर ड्यूरिंग द ईयर 20 करोड़ से ऊपर क्रॉस करता है, इन दैट केस लीगली आपको ई इनवॉइसिंग लेने की नीड नहीं है। पर कुछ एक इश्यूज देखने को मिले हैं जहां पे ई इनवॉइस ना होने के कारण करंट ईयर में अगर टर्नओवर बहुत ही एक्सेसिव है तो गाड़ी रास्ते में ई वे बिल वाले जो इश्यूज हैं वो देखने को मिलते हैं। सो ई इनवॉइस आप 20 करोड़ से ऊपर यानी फाइनेंशियल ईयर में आपके ऊपर एप्लीकेबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भले ही आपके ऊपर एप्लीकेबल ना हो, आप उसको वॉलंटरी कंप्लायंस भी कर सकते हो। उसके लिए मेल करना पड़ता है ई इनवॉइसिंग टीम को गवर्नमेंट की, वो स्कीमा ओपन करते हैं, देन यू कैन जनरेट ई इनवॉइस ऑन वॉलंटरी बेसिस। ये B2 बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन के लिए, एक्सपोर्ट और सेल टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये सारे ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये B2C और एग्जेम्प्टेड वाली सेल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि जो मैं बिल ऑफ सप्लाई इशू करूंगा और जो मैं B2C सेल कर रहा हूं उसके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जो B2C है उसमें टर्नओवर आई गेस 500 करोड़ की लिमिट है, उन लोगों को B2C के केसेस में एक आईआरएन, एक क्यूआर कोड जनरेट करना है, वो मैंडेटरी है। सो ये दो अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं करते। ई इनवॉइसिंग B2C के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो ओवर टू मनु भाई।
मनु भाई आपका माइक से आवाज का कुछ इशू है, प्लीज पास बोलेंगे। अभी सही है? या परफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सुनने को मिलता है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस टर्नओवर, क्योंकि टर्नओवर जैसे भावेश ने बताया कि 20 करोड़ देखा जाएगा, और वो 20 करोड़ प्रेजेंट ईयर का नहीं, स्टार्ट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ जीएसटी, कोई भी साल में 20 करोड़ अगर आपका क्रॉस होता है तो देखा जाएगा। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है? तो जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर सुनते हैं, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स में एग्रीगेट टर्नओवर का जिक्र किया गया है, तो एग्रीगेट टर्नओवर हमेशा पैन बेसिस में होता है। तो अगर आपका पैन में अगर 2 रजिस्ट्रेशन है, 3 रजिस्ट्रेशन है, ब्रांचेस हैं आपके ऑल ओवर इंडिया, सिंगल पैन में रजिस्टर्ड, तो सबका टर्नओवर एक्यूमुलेट करके देखा जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट, अपने को याद रखना है। सेकंड, आपके एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाईज तो जाएगा, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी जाएगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज जाएगा, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम या इलेक्ट्रिसिटी या बहुत तरीके की सप्लाई जहाँ पे इसको हम नॉन टैक्सेबल सप्लाईज बोलते हैं, उसको भी इंक्लूड करना है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को इंक्लूड करना है, और स्टॉक ट्रांसफर सेल्स, जो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे या एक डेपो से दूसरे डेपो पे जो आप स्टॉक ट्रांसफर करते हो विद इन द सेम पैन, वो भी आपका इंक्लूड होगा। तो आई वुड से कि सारे के सारे टाइप ऑफ सिनेरियोस कवर हो चुके हैं। एक्सक्लूजन क्या है सर? खाली रिवर्स चार्ज सिनेरियो एक्सक्लूजन है। तो जो भी आप रिवर्स चार्ज में पेमेंट करते हैं, हालांकि वो आपके टर्नओवर में इंक्लूड होता है ओनली इन रिटर्न्स, बट इस केस में आपका एग्रीगेट टर्नओवर में वो इंक्लूड नहीं होगा। और जब टैक्सेस पेमेंट करते हो जीएसटी में, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, एक चीज ध्यान रखनी है कि ये पैन बेसिस में कैलकुलेट होगा और पैन इंडिया बेसिस में कैलकुलेट होगा। यस भावेश। सो जैसा मनु भाई ने बताया कि एप्लीकेबिलिटी किन लोगों पे आएगी और कैसे एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, तो उसी के साथ कड़ी जोड़ते हुए हम ये समझते हैं कि किनको इसमें एग्जम्पशन कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर मैं देखूं जीटीए, अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, सो उनको ई इनवॉइसिंग नहीं लेना है। अगर मैं रूल 54(4)A पढ़ूं, तो सप्लायर प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एंड इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स। सो जो मॉल में मूवीज अगर देखने जाते हैं, उसमें वो एनी अदर डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, दैट इज टिकट्स। तो टिकट्स में अगेन ई इनवॉइसिंग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सप्लायर प्रोवाइडिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, सो जीटीए पैसेंजर दोनों ही कवर हो गए। एक कैटेगरी और आती है बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, वो वाली कैटेगरी। सो अगेन ये भी वो लोग हैं जो एनी अदर डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। और एसएसजेड यूनिट्स, सो ये 4-5 कैटेगरी को ई इनवॉइसिंग से बाहर रखा हुआ है, सो ड्यू फॉर ऑपरेशनल कन्वीनियंस। सो ओवर टू मनु भाई। ये आई गेस ये चीज जस्ट टू स्टॉप, ये वाली चीज ब्रॉडली कवर हो गई है कि 1 जुलाई 2017 से 31/22 तक कोई भी साल में अगर 20 करोड़ से ऊपर है तो आपको लेना है, और करंट ईयर में अगर क्रॉस होता है तो लीगली लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वंस एप्लीकेबल हमेशा आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगी। सो मनु भाई का टाइम में नेक्स्ट स्लाइड में रिक्वेस्ट करूंगा। तो अब ई इनवॉइसिंग क्या होता है? वी हैव कम अक्रॉस ई इनवॉइसिंग किस लिए और किसको एप्लीकेबल है, वी हैव कम अक्रॉस। बट ई इनवॉइस अब जो आयरन कोड है और जो क्यूआर कोड है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स में करना है सर? कौन से डॉक्यूमेंट्स कवर होंगे? तो सर टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, और जो एक्सपोर्ट में हम यूज करते हैं इनवॉइसेस, वो ही खाली कवर होंगे, क्योंकि उसके अंदर जीएसटी इंपैक्ट है। जिसमें जीएसटी इंपैक्ट है ही नहीं, एग्जेम्प्ट इनवॉइस जिसको हम बिलो सप्लाई बोलते हैं, या बहुत सारे क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स जो नॉन जीएसटी होते हैं, जिसको फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, डेबिट नोट बोलते हैं, वो, और डिलीवरी चालान जो आप गुड्स मूवमेंट के लिए यूज करते हो, ये सारी चीजों में जहाँ पे जीएसटी ऑन द पेपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, उसमें ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। तो जो भी फिजिकल इनवॉइसेस आप अभी जनरेट कर रहे हो, खाली क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, टैक्स इनवॉइसेस और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में ही आयरन और क्यूआर कोड आपका छपना है, बाकी में कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं। सो आफ्टर लिसनिंग टू मनु भाई, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हम ये समझ गए कि इनवॉइस हमारे ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, किन किन डॉक्यूमेंट्स में हमको ई इनवॉइस जनरेट करना है, किन किन में नहीं करना। पर अल्टीमेटली क्वेश्चन आता है सर इसको करें कैसे। सो सर ब्रॉडली इंडस्ट्री 2 मेथड्स पे लुकअप करती है। जैसे अगर आपके पास अगर इनबिल्ट ईआरपी सिस्टम है तो लोग उसी में इंटीग्रेशन करवाना पसंद करते हैं। कुछ लोग अगर टैली ईआरपी यूज करते हैं तो टैली भी वो फैसिलिटी देता है, जिसमें वो इंटीग्रेटेड ई इनवॉइस जनरेट करने का मॉड्यूल है। अगर किसी का प्लांट साइट लोकेटेड है दूसरी जगह पे,
और इनवॉइस जो ऑफिस है, जो ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दूसरी जगह पे है, तो प्लांट से जो गाड़ी निकलेगी उसमें इनवॉइस होना जरूरी है। उस पॉइंट से कई लोग ऑपरेशनल कन्वीनियंस के लिए प्लांट साइड पे इनवॉइस जनरेट करना पसंद करते हैं। सो इन दैट केस एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी भी आती है, जहां पे आप एक्सेल में जैसे ई वे बिल प्लांट वाले जनरेट करते हैं, तो साथ ही साथ ई इनवॉइस का एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी फिलअप कर दिए। गवर्नमेंट की यूटिलिटी के बाद उसको जब हम गवर्नमेंट के पोर्टल में, नोटिफाइड पोर्टल में, जिसको हम बोलते हैं ई इनवॉइस पोर्टल, हम जब सेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्यूआरएन आईआरएन कोड जनरेट करके, क्यूआर कोड आईआरएन कोड जनरेट करके वो हमें ई इनवॉइसिंग दे देगा, और अकॉर्डिंगली प्लांट साइड से फिर गाड़ी निकल सकती है। सो दिस इज वन केस। अगर इसका प्रोसेस को मैं ओवरऑल बेसिस पे समझूं, तो सप्लायर अपनी इनवॉइस की डिटेल गवर्नमेंट को देता है नोटिफाइड पोर्टल में, और नोटिफाइड पोर्टल में साइन सील होके, यानी कि आईआरएन क्यूआर कोड के साथ वो इनवॉइस मुझे मिल जाती है, जो कि फाइनली मैं अपने कस्टमर को देता हूं। अब ये प्रोसेस को करने के लिए जो मैंने आपको 3 रास्ते बताए, इंटीग्रेटेड सिस्टम, टेली की फैसिलिटी, या फिर एक्सेल बेस्ड टूल। अब इसमें बहुत सारी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट टूल्स अवेलेबल हैं, सो बेस्ड ऑन ऑपरेशनल कन्वीनियंस अपने को वो डिसीजन लेना रहता है। सो विद दिस प्रोसेस पे बात एक बार होल्ड करते हैं मनु भाई टू टेक अप फर्दर। भावेश, इसमें अगर आप प्रीवियस स्लाइड में आओगे एक बार, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये सुनने को मिलता है कि सर ये प्रोसेस दिखने में इतना कॉम्प्लिकेटेड है पर कितना टाइम लगेगा, क्या मुझे वेट करना पड़ेगा? कि फॉर एग्जांपल कस्टमर सर दुकान में खड़ा है और ई इनवॉइस में जनरेट करना है, तो मैं उसको थोड़ी बोलूंगा 5 मिनट रुको सर, पोर्टल पे गया है आएगा छपके। तो ऐसा नहीं है सर, आपको मात्र 20 से 25 सेकंड लगते हैं ये सारा का सारा प्रोसेस करने में। जैसे भावेश ने बताया कि बहुत अच्छे अच्छे पोर्टल, बहुत अच्छे अच्छे टूल्स अवेलेबल है। बल्क जनरेशन टूल जो एक्सेल, जैसे आप अभी GSTR1 अपलोड करते हो वैसे इनवॉइस वाइज डिटेल्स आप अपलोड करोगे इन बल्क जनरेशन पोर्टल। और अगर आपको साथ ही साथ अपने सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में करना है, जहां पर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, टैली या कोई भी और सॉफ्टवेयर, वहां पर आप ERP इंटीग्रेशन कर सकते हो, जहां पे साथ ही साथ आप विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड में आप ERP के थ्रू आप ई इनवॉइस जनरेट कर पाओगे। तो ये जो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट भावेश। अमेंडमेंट सेकंड, अब सेकंड क्वेश्चन ये बहुत निकल के आता है कि सर ठीक है ई इनवॉइस तो हो गया, अब बहुत बार क्या होता है हमारी बिजनेस में, हर बिजनेस में अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं, इनवॉइस कैंसिलेशंस होती है। तो वेदर इट इज पॉसिबल अंडर कॉन्सेप्ट ऑफ ई इनवॉइसिंग? तो सर अमेंडमेंट्स तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, ये एक रेड फ्लैग है, बट इसमें अपने को मायूस नहीं होना है। अमेंडमेंट्स पॉसिबल नहीं है बट कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो कैंसिलेशन का उन्होंने डोर दिया है 24 आवर्स का। तो यू कैन कैंसिल अ इनवॉइस विद इन 24 आवर्स फ्रॉम इट्स जनरेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर अभी बज रहे हैं 12:54, तो 12:54 में अगर आपने जनरेट किया, तो नेक्स्ट डे का 12:54 के पहले तक ही आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो एक्सपायरी विद इन 24 आवर्स अगर होता है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको कोई चेंजेस करने हैं, तो ये GSTR1 में जब वो इनवॉइस ऑटोमेटिकली GSTR1 में अपलोड हो जाएगा, तभी आप उसमें GSTR1 में मैनुअली आप उसको चेंज कर पाओगे और फर्दर अमेंड कर पाओगे, जैसे आप हालांकि अभी भी कर रहे हो मैनुअली। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे ही ई इनवॉइस आपके पोर्टल में जाता है ऑथेंटिकेट होने, उसका एक हिस्सा GST पोर्टल में 1 में ऑटोमेटिकली चला जाता है, और वो वहां पर जाकर एक रिकॉर्ड एंट्री क्रिएट हो जाती है आपकी सेल्स की, जो बाद में जाके जब आप 11 तारीख को GST1 भरते हो, तब उसको आप चेंज भी कर सकते हो या आप अप्रूव भी कर सकते हो। यस भावेश। सो ब्रॉडली एक दो चीजें, एक दो एस्पेक्ट जो मनु भाई ने लिया, उसी को थोड़ा सा और इलेबरेट करता हूँ। लाइक मैंने अगर ई इनवॉइस अपना जनरेट किया, नेक्स्ट डे मुझे कस्टमर आके बोलता है कि सर ये कुछ इनवॉइस में एरर थे, आप इसको कैंसिल कर सकते हो क्या? सो यस, मैं कैंसिल करके फ्रेश इनवॉइस दे सकता हूँ, बट वो विद इन 24 आवर्स होना चाहिए, ये मनु भाई ने समझाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब मेरी इनवॉइस 24 आवर्स के पार हुई, तो मेरी ई इनवॉइस के पोर्टल से डेटा निकल के GSTR1 और ई वे बिल के पोर्टल में भी गया है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैंने ई इनवॉइस जनरेट करी, मेरा जो डेटा है वो निकल के GSTR1 और ई वे बिल के पोर्टल में भी गया है। अगर मैं ई इनवॉइस को विद इन 24 आवर्स कैंसिल नहीं करता हूँ, तो मेरी वो इनवॉइस जो कि कॉपी पेस्ट हुई है मेरे GSTR1 में और ई वे बिल में, वो हमेशा से वहां रहेगी, भले ही मैं उसको एक्चुअल कैंसिल कर दूं। ध्यान दीजिएगा, मेरी GSTR1 में मैंने अगर कोई इनवॉइस डाली, तो मुझे उसको अमेंडमेंट करने का टाइम नेक्स्ट ईयर की सितंबर के रिटर्न तक होता है, लेकिन ई इनवॉइस में वो 24 आवर्स होता है।
तो टू दैट एक्सटेंट, यानी कि आपकी एक्चुअल इनवॉइस आपने जीएसटीआर 1 में चेंज कर दी बट ई इनवॉइस कभी कैंसिल नहीं हुई, तो टू दैट एक्सटेंट आपको रिकंसिलिएशन मेंटेन करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट के साइड से नोटिस आने के चांसेस रहेंगे। सिमिलरली ई वे बिल पोर्टल में भी वो हमेशा रिफ्लेक्ट करेगी अगर वो विद इन 24 आवर्स आप कैंसिल नहीं करते हो तो। इसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ये मोरलेस बातें इसमें जो है फर्स्ट वाली बात में कि अगर मुझे कैंसिल करना है तो मैं कहाँ जाऊं? सर सेम पोर्टल में जाना है, आईआरएन के थ्रू ट्रैक करना है और उसको कैंसिल करना है। इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप विद इन 24 आवर्स भी कैंसिल कर रहे हो और उसमें आपने ई वे बिल भी साथ में इशू हुआ है, यानी कि एग्जांपल लेते हैं, मेरी ट्रक निकली सामान लेके, मैंने ई वे बिल ई इनवॉइस साथ में जनरेट करा, पर कुछ ऐसी गलती हो गई एड्रेस की, ये सारी चीजों की, तो मैं विद इन 24 आवर्स में जब उसको कैंसिल करने जा रहा हूँ तो मुझे पहले ई वे बिल को कैंसिल करना है और उसके बाद मुझे ई इनवॉइस को कैंसिल करना है, वरना वही रिकंसिलिएशन वाला इशू आ जाएगा कि ई वे बिल वाले पोर्टल में मेरी इनवॉइस दिखती रहेगी और एक्चुअल में इनवॉइस आपने इनवॉइस को चेंज कर दी। सो एक बार आपने कैंसिल कर दी तो सेम नंबर का सेम आईआरएन नहीं जनरेट हो सकता, आप जो फ्रेश इनवॉइस दोगे उसके बेसिस पे ही आईआरएन जनरेट होगा, और अगर आप विद इन 24 आवर्स कैंसिल करते हो तो 1 से भी वो डिलीट हो जाएगी। सो विद दिस आई हैंड ओवर टू मनु भाई। भावेश, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा प्रीवियस स्लाइड में, इफ यू कैन मूव टू प्रीवियस स्लाइड। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे व्यूअर्स को ध्यान रखना है कि जब हम ई इनवॉइस कैंसिल करते हैं तो एक इनवॉइस नंबर भी कैंसिल होता है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपने इनवॉइस नंबर 20 जनरेट किया और वो ई इनवॉइस में कन्वर्ट हुआ, जो आप वो पर्टिकुलर ई इनवॉइस कैंसिल करोगे तो आपको 20 नंबर का वापस से एक ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। अब आपका नया आयरन 21 या नेक्स्ट सीरीज में ही जनरेट होगा, तो वो पर्टिकुलर फिजिकल इनवॉइस जो आपके हाथ में है वो भी आपको कैंसिल करके रिकॉर्ड करना होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यस भावेश, नेक्स्ट स्लाइड। सो एज पार्ट ऑफ अमेंडमेंट्स, बहुत बार क्या होता है बिजनेसेस में कि सर अभी आपने B2C का इनवॉइस दिया है, 2 दिन बाद वो आता है कि सर नहीं मुझे B2B का इनवॉइस चाहिए। तो ये सारे चेंजेस फिलहाल तो आप GST 1 में करते हो, आगे जाके भी आप GST 1 में ही करोगे, क्योंकि ई इनवॉइसिंग में 24 आवर्स के बाद में खाली कैंसिलेशन जो उन्होंने विंडो दिया है आपको कैंसिल करना तब कर सकते 24 आवर्स के अंदर, वरना आप चेंजेस तो खाली GST 1 में कर सकते हो जो आप अभी भी करते आ रहे हो। यस भावेश। यस, सो टीसीएस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू से आता रहा है कि हम जो टीसीएस इनकम टैक्स में जो नया इम्पोज हुआ है और उसको हमको इनवॉइस में कलेक्ट करना है तो उसको हम कैसे रिफ्लेक्ट करें। तो सर स्कीमा के अंदर कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम नहीं है। इनफैक्ट ये रिकॉर्डिंग से इमीडिएट पहले ही मैं मनु भाई से ये क्लैरिफाई कर रहा था, बट वहां पे एक फील्ड होती है अदर चार्जेस करके, वहां पे गवर्नमेंट का एफएक्यू आ चुका है कि उसको हम अदर चार्जेस में दिखा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो आप वो जो रूल जीएसटी रूल्स वाली जो सारी कंडीशंस हैं कि इनवॉइस में टैक्स होना चाहिए, नेम, जीएसटी नंबर, सारी डिटेल आप ई इनवॉइस पोर्टल में दे दीजिए, क्योंकि जो आईआरएन जनरेट होकर इनवॉइस आएगी वही आप अपने कस्टमर को इश्यू करोगे। सो ये दो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। यस मनु भाई। तो ई इनवॉइसिंग से सबसे बड़ी अगर मैं बताऊं बेनिफिट या एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा टैक्स पेयर को, वो आएगा ऑटो पॉपुलेशन इन GSTR 1, क्योंकि GST 1 आपका ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आएगा एट द 11th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसमें बेनिफिट्स भी है तो नुकसान भी है। बेनिफिट्स तो है कि सर प्री फिल्ड होगा, आपने जितने ई इनवॉइसेस जनरेट किए वो पूरा का पूरा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। बट कोई सिनेरियो में आपको ध्यान रखना है, फॉर एग्जांपल आपने एक इनवॉइस जनरेट किया 29 मार्च को, करेक्ट, बट अगर आपने 29 मार्च को ही वो आपने उसका ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया, क्योंकि ई इनवॉइस जनरेट करने को टाइम लिमिट अभी तक सरकार ने सजेस्ट नहीं किया है, तो आपने वेट करके फॉर एग्जांपल 4th अप्रैल को उसको ई इनवॉइस में कन्वर्ट किया, क्योंकि हो सकता है कि आपका वो मूवमेंट डिले हो गया हो, मूवमेंट अभी करना ना हो, तो आपने इनवॉइस तभी जनरेट किया जब मूवमेंट करना हो, पर इनवॉइस तो आपने क्लोजिंग ऑफ द ईयर है, आपने इनवॉइस रेज कर दिया। तो जब वो इनवॉइस रेज होकर ई इनवॉइस में जाएगा तो GST 1 के पोर्टल पे उसी मंथ में जाएगा, ना कि नेक्स्ट मंथ पे। तो फॉर एग्जांपल अगर 29 मार्च का इनवॉइस आपने जनरेट किया तो मार्च GST 1 में ही रिफ्लेक्ट होगा। ई इनवॉइस अगर अप्रैल में जनरेट हुआ है, इससे उसका कोई लिंकिंग नहीं है GST 1 से। तो ये हैव टू रिमेंबर दिस। जैसे ही मैंने बताया कि GSTR 1
और ई इनवॉइस विद इन सेम पोर्टल में ही आपको एक मैसेज जाता है GST1 में और वो इंक्लूड हो जाता है। करीबन 1 से 2 दिन लगते हैं ऑटो पॉपुलेशन दिखने में, बट ये आप समझ लीजिए कि ये रियल टाइम बेसिस में जनरेट होता है। आपको आगे जाकर कुछ भी एंट्रीज चेंज करनी है, मैनुअली कोई अमेंडमेंट करना है, जैसे हमने पहले के स्लाइड से कवर किया है, तो वो आप जैसे अभी करते हो वैसे करते रहोगे। इसमें एक बात ध्यान देने की ये है कि एक बार जब ई इनवॉइस का डेटा चला जाता है GST1 में और फिर आप मैनुअली एडिट करते हैं, तो वहां पे जो आईआरएन नंबर होता है उस पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर पे, वो आपका मैनुअली अगर आप उसको हटाते हो, चेंजेस करते हो, तो वो आईआरएन नंबर हट जाएगा। और जब डिपार्टमेंट आपका आईआरएन रिकॉर्ड्स, जो आपका ई इनवॉइसिंग रिकॉर्ड्स है 1 महीने का या 1 साल का, वो हूबहू GST1 से चेक करेगा, तो उसके अंदर एक रिकंसिलिएशन हमेशा बनता रहेगा। और रिकंसिलिएशन का आंसर आपको डिपार्टमेंट में करना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट अपना एक क्वेरी ऐड हो जाएगा। जैसे आज आप ई-वे बिल वर्सेस GST1 की क्वेरी सॉल्व करते हो या रिकंसिलिएशन करते हो, वैसे आपका एक और रिकंसिलिएशन ऐड हो गया, ई-वे बिल वर्सेस ई इनवॉइस वर्सेस GST1। और फिर 3B में तो अलग से रिकंसिलिएशन कर ही रहे हैं हम लोग। यस भावेश। तो एक जो मन्नू भाई ने इशू टच किया, जस्ट उस पे एक प्रैक्टिकल चैलेंज जो इंडस्ट्री फेस कर रही है। कुछ एक इंडस्ट्री प्राइस सेंसिटिव होती है, जैसे स्टील एक प्रोमिनेंट एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आता है। वो इंडस्ट्री में जब जैसे ही ऑर्डर प्लेस होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा सिस्टम इनवॉइसिंग की एंट्री जनरेट कर देता है। ध्यान दीजिएगा, इनवॉइस की एंट्री। लेकिन जो फिजिकल इनवॉइस रेज होता है उसमें 4-5 दिन का प्रोसेस गैप होता है एंट्री से और इनवॉइसिंग में। सो जो ये मंथ एंड वाले इश्यूज हैं कि मेरा इनवॉइसिंग एंट्री वर्सेस इनवॉइसिंग जनरेशन, सो जनरेशन के टाइम पे नॉर्मली उनका सैप आईआरएन जनरेट करता है। तो पीछे ये काफी क्वेरीज आ रही थी कि जिस टाइम पे आईआरएन जनरेट होगा, उस टाइम पे वो इनवॉइस उस मंथ के GSTR1 में रिफ्लेक्ट करेगा या फिर जिस डेट की इनवॉइस होगी अकॉर्डिंगली उस मंथ के। तो मन्नू भाई ने उसका आंसर किया कि जिस डेट की इनवॉइस होगी उसके रिस्पेक्टिव GSTR1 में वो इंक्लूड करेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे और आता है कि अगर मेरा जो इनवॉइस है, उस इनवॉइस की डेट लेटेस्ट से वो 29 मार्च 2022 का है, मैंने उसका आईआरएन जनरेट नहीं करा क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई टाइम लिमिट नहीं दी थी। उसके बाद मैंने उसका GSTR1 मार्च में फाइल कर दिया और बाद में फाइल करने के बाद जाके मैं आईआरएन जनरेट कर रहा हूं, तब क्या मेरे नेक्स्ट मंथ के GSTR1 में वो ऑटो पॉपुलेट करेगा? द आंसर इज स्टिल नो, क्योंकि वो इनवॉइस आपने एक पिछले मंथ के GSTR1 में डाल दी है। उसका आईआरएन आपने डाला नहीं डाला, GSTR1 को उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे आप बाद में सब्सिक्वेंटली जनरेट करते हो, देन ऑल्सो इट विल नॉट ऑटो पॉपुलेटेड एनीवेयर। ये रिसेंट एक CBIC की गाइडलाइन आई थी, उसमें वो क्लैरिफाइड था, GSTN की गाइडलाइंस। सो अगर आपने ई इनवॉइस इशू नहीं करा तो सर, अगर आपने ई इनवॉइस इशू नहीं करा तो वो आपकी वैलिड इनवॉइस नहीं रहेगी। पेनाल्टी तो जो दी है 10,000 और 100% ऑफ टैक्स ड्यू विच एवर इज हायर, ये तो ठीक है, दिस इज वन पेनाल्टी। लेकिन इशू क्या आएंगे? आपका कस्टमर के ऊपर ITC क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि उसके पास एक वैलिड टैक्स इनवॉइस अंडर द GST लॉ नहीं है। दूसरा, हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट साइड से सेक्शन 129 130 के जो इश्यूज आते हैं उसमें प्लॉट नंबर के डिफरेंस या इनवॉइस नंबर के छोटे छोटे डिफरेंसेस को लेके वो गाड़ी डिटेंशन सीजर कर लेते हैं और अब आगे से उसमें 200% ऑफ टैक्स और 200% पेनल्टी कलेक्ट होती है। उसके बाद वो गाड़ी रिलीज होती है, फिर आप अपील करते रहो रिस्पेक्टिव स्टेट में। सो वो वाले इश्यूज, अगर आपका ई इनवॉइस एप्लीकेबल है और आपने नहीं QR कोड जनरेट करा, इन दैट केस आल्सो वो इश्यूज आपको आने दिखेंगे। सो ये पॉइंट ऑलरेडी क्लैरिफाइड है कि अभी तक QRN कोड और इनवॉइस डेट के जनरेशन का बीच का टाइम लिमिट का कोई गैप के लिए कोई अभी गाइडलाइन नहीं है। तो इनवॉइस आज की, QR कोड 2 दिन बाद का, वो भी चल जाएगा। सो मनु भाई, भावेश एक पॉइंट शायद मिस हो गया है, जो आप एक बार पीछे जाइए कि अगर ई इनवॉइस आप जनरेट नहीं करते हो तो क्या होगा। तो आपने तो बताया कि सर ये इनवॉइस ही नहीं होगा, बहुत बढ़िया, और इसके ऊपर पेनल्टी जो लगेगी वो अलग। पर अगर ये इनवॉइस नहीं होगा तो सामने वाला जो आदमी क्रेडिट ले रहा है, क्योंकि GST में तो आप मैनुअली भी डाल सकते हो, करेक्ट, GST में तो वो तो क्रेडिट लेगा 2B के हिसाब से, एज पर द न्यू रूल 16AA क्या बोलता है कि 2B में अगर रिफ्लेक्ट होगा तो मैं ITC ले सकता हूँ। उसमें तो ई इनवॉइसिंग की बात नहीं कही, पर 16 सबसेक्शन 2 का जो फर्स्ट कंडीशन है वो बोलता है कि यू शुड बी इन पोजेशन ऑफ वैलिड टैक्स इनवॉइस। करेक्ट। तो ये वैलिड टैक्स इनवॉइस यहाँ पर लिंकिंग आ रही है कि वो वैलिड टैक्स इनवॉइस जो रूल 46 में बताते हैं CGST रूल्स में, वो
चेंज होकर ये ई इनवॉइस हो जाएगा उन लोगों के लिए जो ये एप्लीकेबल है। तो अब मरता क्या नहीं करता, अगर एक कस्टमर है, वो कस्टमर पहले ये चेक करे कि वो 3BB फाइल किया कि नहीं, 2BB चेक किया कि नहीं, उसका इनवॉइस करेक्ट है कि नहीं। अब वो इनवॉइस करेक्ट देख तो रहा, फिजिकली करेक्ट है, पर अगर उसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, वो उसको डिक्लेरेशन लेके पूछ सकता है, या वो ऑनलाइन जाकर चेक कर सकता है कि फलाना जीएसटी नंबर के ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है कि नहीं। Yes. ये एक एफर्ट मुझे करने होंगे एज अ कस्टमर, एज अ रिसिपिएंट। अगर आप नहीं करोगे तो सर आपका जो आईटीसी है वो हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगा, क्योंकि जिस बेसिस पे आपने आईटीसी लिया है, हालांकि 16AA 2B में आकर रिफ्लेक्ट हो गया तो वो करेक्ट है, पर एक कंडीशन जो वैलिड टैक्स इनवॉइस का है वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो रहा, और डिपार्टमेंटल ऑडिट में ये क्वेरी डेफिनेटली आ सकती है कि सर ये जो इनवॉइस है इसके अंदर क्यूआर कोड नहीं है, ये आपका वैलिड टैक्स इनवॉइस नहीं है, या तो वैलिड टैक्स इनवॉइस लेकर आइए या आप आईटीसी भूल जाइए। ये So, in a nutshell, जो हमें 2A वर्सेस 3B के नोटिसेस देखने को मिलते हैं, या आप आगे चल के वो नोटिसेस कुछ ऐसे आएंगे सर, 2B वर्सेस 3B में आपका इतना डिफरेंस है, प्लस 2B में जो इनवॉइसेस दिख रही हैं उसमें इतनी इनवॉइसेस का ई इनवॉइस नहीं जनरेट हुआ है, इस पे आप हमको क्लैरिटी दो। सो वो सारी चीजें आपको वेंडर से चेक करना पड़ेगा कि भाई आपके में एप्लीकेबल है या नहीं है। सो ये गेम भी चालू होने वाला है। सो दिस स्लाइड आईटीसी एलिजिबल नहीं रहेगा, मोर और लेस कवर्ड। डिक्लेरेशन लेने वाली बात मनु भाई ने बोली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जहां पे आपको लगता है कि आपका वेंडर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो चुकी है उसके ऊपर, वो रीजनेबली बड़ा वेंडर है और वो ई इनवॉइस नहीं जनरेट कर रहा, तो आप उससे एक डिक्लेरेशन ले सकते हैं कि उसके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है। दिस डिक्लेरेशन वुड बी योर सेफगार्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। साथ ही साथ वेंडर लिस्ट और कैटेगराइजेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटीसी अपना राइट है, पर उसको राइट बनाने के लिए ये सारी कंडीशंस है जो हमको फुलफिल करनी पड़ेंगी। सो मनु भाई, अब सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आंसर हो गए, पर सर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि अब हमारे पास में बहुत सारे पोर्टल आ गए, जीएसटी पोर्टल है, ईवेबल पोर्टल है, और एक नया एक पोर्टल आ गया ई इनवॉइसिंग पोर्टल। तो गवर्नमेंट ने आप एक रिलैक्सेशन दे दिया, क्योंकि बोले कि अगर आपने ईवेबल में अगर रजिस्ट्रेशन लिया है तो जरूरत नहीं है ई इनवॉइसिंग पोर्टल में रजिस्ट्रेशन लेने की। जो ईवेबल क्रेडेंशियल्स हैं आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स, वही अब ईवेबल यूज करते हुए सेम ही आप ई इनवॉइसिंग क्रेडेंशियल्स बना सकते हो और आप लॉगिन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन अलग से दरकार नहीं है। और जो लोग ईवेबल पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है तो उन्हें तो न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, आप चेक भी करोगे ऑनलाइन ई इनवॉइसिंग पोर्टल, तो आपको ये सेम लिंक आएगा। इसमें आपको जाकर एज ईवेबल रजिस्ट्रेशन जैसे करते थे हम, वैसे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करके रजिस्ट्रेशन करना है। सो ये पॉइंट्स भी मोरलेस बातों में पहले आ चुके हैं कि ईआरपी इंटीग्रेशन सजेस्टेड होता है। बैकडेट अकाउंटिंग, ये जो सिस्टम है नॉर्मली 20 करोड़ वाले जो रडार में लोग आए हैं उनमें देखने को नॉर्मली मिलता है। सो बैकडेट अकाउंटिंग में भी बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे, वो भी बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है। 24 आवर्स का टाइम होता है कैंसिलेशन का, अदरवाइज आपके रिकंसिलिएशन डिफरेंसेस आके चलेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर 0/- ये सबसे चालू नहीं होना चाहिए, उसमें ऑपरेशनल इश्यूज हो सकते हैं। एनीथिंग टू ऐड मनु भाई? इसमें एक बात ध्यान देने की ये है कि देखिए सर, ई इनवॉइसिंग जनरेट होगा अगर तभी जब आपके सारे के सारे डिटेल्स करेक्ट होंगे आपके इनवॉइस में। अगर मान लीजिए पिन कोड आपने गलत डाल दिया, वो पिन कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपके एड्रेस से मैच नहीं करता, तभी भी एक एरर आ जाएगा। मान लीजिए कि आपने रॉन्ग जीएसटीएन डाल दिया, तभी भी एरर आ जाएगा। और आपने अगर इनवॉइस 0 से स्टार्ट किया इनवॉइस नंबर, तो भी जनरली बहुत लोगों में मैंने देखा है कि उनका इनवॉइस नंबर 0001 होता है, 002 होता है, वो सब भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ऑल्सो एक और चीज जो हाल फिलहाल में हमें देखने को मिली है कि भाई कभी कभार जीएसटी नंबर ही आपका इनएक्टिव दिखाता है, फॉर सम अदर रीजन डिपार्टमेंट तो आपका जीएसटी नंबर कैंसिल कर देता है, कैंसिल करने के बाद में वो इनएक्टिव दिखाता है। जब इनएक्टिव दिखाता है तभी भी एरर आएगा, क्योंकि सामने वाला B2B नहीं B2C बन जाएगा। तो उसका अगर इनएक्टिव आएगा तो वो इनवॉइस B2C में जनरेट होगा और उस पर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगी और सामने वाले को क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली प्रूवन है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको वो बाद में बोलता है रजिस्ट्रेशन, जब उसका रिवोक हो जाएगा कि सर अब आप इनवॉइस चेंज कर दीजिए, तो सर इनवॉइस तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो इनवॉइस तो रिकॉर्ड हो गया, वो वन में चला गया, अब आपको अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा जो आप आज भी करते आ रहे हैं।
और दूसरी बात क्रेडिट नोट के अंदर लिंकिंग की दरकार अभी फिजिकल इनवॉइस में भी नहीं है और ई इनवॉइस में भी नहीं है, जहां पर ओरिजिनल इनवॉइस की दरकार लिंकिंग की पड़ती थी पहले जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था। यस भावेश। So again, I'm reiterating the point. Rectification not possible. वो आप केवल GSTR 1 में कर सकते हो या 24 आवर्स की कैंसिलेशन। वेंडर कैटेगराइजेशन ये होना बहुत जरूरी है। जो डेटा आपने ई इनवॉइस में डाला वो 1 और 3B में ऑटो पॉपुलेट होगा। और एक महत्वपूर्ण रिकंसिलिएशन, ई इनवॉइस डेटा GSTR 1, 3B और ई वे बिल का साथ साथ आपको लेके चलना पड़ेगा। So with this, I hope हमने एटलीस्ट जो बेसिक चीजें थी ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड अदर देन टेक्निकलिटीज वो मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स की क्लियर कर दी। फॉर एनी क्लैरिफिकेशन आप हमको रीच कर सकते हैं। मनु भाई, एनीथिंग टू ऐड? आई वुड जस्ट से वन थिंग कि ये ई इनवॉइसिंग आया है जस्ट टू गिव वन मोर स्टेप डिजिटल इंडिया, बट आगे जाकर डिपार्टमेंट का यही कहना है कि अगर ई इनवॉइसिंग अच्छे से एप्लीकेबल हो गया तो ई वे बिल की दरकार नहीं है, फिर आपको खाली ई इनवॉइसिंग करनी है, ई वे बिल नहीं जनरेट करना। तो इसी होप से विद पॉजिटिव नोट आई वुड लाइक टू एंड द सेशन एंड थैंक यू भावेश, थैंक यू फॉर दैट इनिशिएटिव। लेट्स होप ये सबको पसंद आएगा। थैंक यू Yes. अकेडमी, थैंक यू।